Hello and welcome, dear students, to Easy Technical Education. Students, in previous lecture, I have discussed about Biot-Savart's law. Today, I will discuss about application of Biot-Savart's law. आज हम बायोट-सावर्ट्स नियम के अनुप्रयोग आपको हम बताएंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि बायोट-सावर्ट्स का लॉ हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एक फार्मूला दिया है। बायोट-सावर्ट्स लॉ के द्वारा हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो यहाँ पर कुछ फिक्स शेप और साइज वाली आकृतियों के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसे हम निकालना आपको बताएंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, उसका टॉपिक क्या है, एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ। लिखते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ। बायोट-सावर्ट्स नियम के प्रयोग। तो सबसे पहला प्रयोग आपको हम बताने चल रहे हैं क्या, कि किसी फिक्स शेप के सेंटर में हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। वो फिक्स शेप कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे आपका रेक्टेंगुलर हुआ, ट्रायंगल हुआ, हेक्सागोन हुआ। इस तरह से जो फिक्स शेप है उनके सेंटर पे हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे वो आपको अभी डिस्कस करने चल रहे हैं उसके बारे में। तो देखिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख भी लीजिए। ये इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ some fixed shapes, like as rectangular shape, triangle shape, square shape, hexagonal shape, etc. so on. ठीक है। टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सम फिक्स शेप्स लाइक एज रेक्टेंगुलर शेप, ट्रायंगुलर शेप, स्क्वायर शेप, हेक्सागोनल शेप, etc. मीन कुछ फिक्स शेप में, कुछ फिक्स शेप के मध्य में कुछ लिख लेते हैं, कुछ नियत शेप, आकृतियों, ऐसा लिखो, आकृतियों के मध्य चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। वो कौन कौन से फिक्स शेप हैं, जैसे चतुर्भुज आकृति,
त्रिभुज आकृति, त्रिभुज आकृति। इसी तरह से खटभुज, खटभुज आकृति, वर्गाकार आकृति, वर्गाकार आकृति आदि। मीन जैसे आपके पास कोई शेप है रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर, इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसके मध्य में, मध्य में चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, ये आप यहां से निकाल लेंगे। कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के मध्य में, यहाँ पर मध्य में चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। इस तरह कोई स्क्वायर है, कोई हेक्सागोनल है, सो ऑन। आप किसी भी फिक्स शेप के सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आप यहाँ से एप्लीकेशन आप बायोट संरचना में सीख जाएंगे। ठीक, तो इतना लगभग आप लोग लिख लिए होंगे। एक बार हिंदी वाला हम रिपीट कर देते हैं फिर से। कुछ नियत शेप यानी कि आकृतियों के मध्य चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, जैसे चतुर्भुज आकृति हो, त्रिभुज की आकृति हो, खटभुज आकृति हो या वर्गाकार आकृति हो आदि, इनके मध्य हम चुंबकीय क्षेत्र को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, इसे हम डिलीट करके फिर बता रहे हैं, कोई एक एग्जाम्पल लेके। देखिए जैसे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, उसके सेंटर में हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल के देख लेते हैं। यानी कि एक तरह का फार्मूला हम रेक्टेंगल के लिए डिराइव कर लेंगे कि कोई भी रेक्टेंगल शेप होगा तो उसके लिए फार्मूला क्या यूज होगा। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं। रेक्टेंगल बन गया। अब इस रेक्टेंगल का आप कोई नाम दे दो, ABCD। हमें क्या ज्ञात करना है, ये सेंटर, इसको सपोज कर लो C, यानी एट सेंटर द क्वांटिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, एट सेंटर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यही हमें ज्ञात करना है। अच्छा एक चीज और देखो, ये जो शेप है तो मैग्नेटिक फील्ड कब क्रिएट होता है, तो सबको पता है कब, जब इसमें आप करंट दौड़ाओगे। क्या, करंट। तो करंट दौड़ाने के लिए आपको एक बैटरी लगाना होगा, बट यहाँ कैलकुलेशन में हम इस बैटरी को एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब शो नहीं करेंगे बट बैटरी रहेगी। इसका मतलब ऐसे ऐसे मूव करेगा, यानी कि आई मूव कर रही है, तो इन फोर चारों भुजाओं में करंट हमारी दौड़ने लगी। जब करंट हमारी दौड़ने लगी तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र तैयार होने लगा, ये भी पता है। तो हम कैसे इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, देखिए इसके लिए हमें करना क्या होगा कि हम अलग अलग इंडिविजुअल आर्म्स पे, यानी इस आर्म के द्वारा यहाँ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है एक बार निकाल लेंगे। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AB, क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AB। फिर इसके बाद प्लस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू BC, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू BC, प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू CD, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू CD, प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू DA, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू DA। हिंदी में भी आप लिखना चाहो कि चुंबकीय क्षेत्र AB के द्वारा, ऐसे लिख लेना, चुंबकीय क्षेत्र AB के द्वारा, चुंबकीय क्षेत्र AB के द्वारा, ऐसे लिखना, आर्म AB के द्वारा, भुजा AB के द्वारा या AB के द्वारा, सही। प्लस चुंबकीय क्षेत्र BC के द्वारा, BC के द्वारा,
प्लस चुंबकीय क्षेत्र सी डी के द्वारा प्लस चुंबकीय क्षेत्र डी ए के द्वारा डी ए के द्वारा डी ए के द्वारा कहाँ पर? एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी, ऐसे लिख लेना, एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी, हर जगह लिख देना, एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र ए बी के द्वारा कहाँ पर? एट पॉइंट सी, सी पर इसके द्वारा कितना चुंबकीय क्षेत्र है, और सॉरी ए बी के द्वारा सी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र है ये निकाल लेंगे इस आर्म के द्वारा, ए बी के द्वारा, बी सी के द्वारा यहाँ पर सी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र एक्सपीरियंस हो रहा है इसे निकाल लेंगे, सी डी के द्वारा कितना चुंबकीय क्षेत्र एक्सपीरियंस हो रहा है इसे निकाल लेंगे, डी ए के द्वारा कितना चुंबकीय क्षेत्र सी पर एक्सपीरियंस हो रहा है इसे निकाल लेंगे। सबको हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। जब ऐड कर देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा? टोटल मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू बी टोटल एट सेंटर। तब हम केंद्र पर कुल चुंबकीय आप इसे हाँ केंद्र पर कुल चुंबकीय आप फोर्स का कितना एक्सपीरियंस करोगे, मैग्नेटिक फोर्स का या मैग्नेटिक फील्ड का, वो आपको मिल जाएगा। ठीक, तो हम इसे पहले एक आर्म के द्वारा निकाल लें, फिर दूसरे आर्म के द्वारा, फिर तीसरे, फिर चौथे, इस तरह से हम कर लेंगे। ठीक, तो हम देखते हैं, इसको करने के बाद ऐड कर लेंगे। आप सपोज कर लीजिए यहाँ पर आप पहले क्या कैलकुलेट करोगे कि ड्यू टू ए बी के द्वारा सी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस हो रही है। तो इसे हम देख लेते हैं कैसे। आप अब ये ए बी क्या है, आप सबको पता है कि ए बी क्या है। ए बी अब यहाँ पर एज ए करंट कैरिंग कंडक्टर है। ए बी क्या है? करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इसके बाद यहाँ पर सपोज कर लो कि कोई पॉइंट पी है, या कुछ भी मान लीजिए पी, कोई पॉइंट पी जिसकी यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? अब कुछ भी कंसीडर कर लो, ए बी सी डी पी क्यू आर, चलो ए लिख लेते हैं। ए इसकी पर यहाँ से यहाँ की लंबवत दूरी क्या है? ए। अब एक चीज यहाँ से देखो, आप यहाँ से और इसको यहाँ से, चलो इसका नाम कुछ लिख देते हैं, कुछ भी लिख दिया जाए, ए बी ही लिख दिया जाए, ए बी। अब देखो P को B से मिलाया, फिर P को A से मिला दिया। अब सपोज करो यहाँ जो एंगल बन रहा है ये क्या है? बीटा, और इधर जो एंगल बन रहा है नीचे की तरफ ये क्या है? अल्फा। ये आपको इमेजिन करना है, कंसीडर करना है। ये हो गया कंसिडरेशन। अब इसके बाद आपको करना क्या है कि देखिए ये कोई एक पॉइंट आप यहाँ पे कंसीडर कर लो, चलिए क्या मान लिया जाए? यम। क्या मान लिया जाए? यम। अब आपने निकाला था क्या? बायो-सैवर्ट्स लॉ में आपने सीखा था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, क्या था? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट। तो जो करंट एलिमेंट था वो इनफाइनाइट स्मॉल था, मीन डीएल लेंथ का था। किस लेंथ का? डीएल। अब आप कहीं पर भी सपोज कर लो कि ये डीएल लेंथ का आपका स्मॉल वायर है, करंट इसमें फ्लो ही नहीं, ये हो जाएगा क्या? आइडियल, यही हो जाएगा करंट एलिमेंट। इतना पता है, पिछले लेक्चर में आपको मैंने बताया। अब यहाँ पर मान लो O हो गया। अब देखो यहाँ से ये स्मॉल जो डिस्टेंस आप कंडक्टर है वहाँ तक की दूरी आप यल कंसीडर कर लो। क्या? यल। अब देखो जो ये आपका इतनी छोटी दूरी डिस्टेंस है डीएल, मतलब डीएल जहाँ से शुरू है जहाँ तक है, उसके वहाँ से हम डायरेक्ट पी को क्या करते हैं? कनेक्ट कर देते पी। अब पी को जब मैंने कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे देखा एक एंगल फॉर्म हो रहा है। ये देखो यहाँ फॉर्म हो रहा है।
अब इसका भी नाम कुछ लिख लेते हैं, तब ज़्यादा क्लियर रहेगा। इसका नाम लिख लो, कुछ भी लिख लिया जाए या वैसे ही समझ लो। देखो यहाँ ये और ऐसे यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हुआ, इस एंगल को हम क्या बोल दिए, थीटा। क्या बोल दिया, थीटा। ये एंगल का नाम मैं कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये क्या है, थीटा। यहाँ पे थीटा एंगल फॉर्म हुआ, ठीक। अब एक चीज़ और, यहाँ पर देखो कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, इसको आप सपोज कर लो फाइव। ये एंगल है फाइव। अब इसके बाद एक चीज़ और देखो, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी, इसका मतलब ये क्या है, 90 डिग्री। ये एंगल है सारे के सारे। लगभग कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आ रहा है। अब हमें करना क्या है, हमें इसी स्मॉल एलिमेंट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसी को कैलकुलेट करना है। कहाँ पर, एट पी। तो हम इसके लिए जो फार्मूला जानते हैं, ड्यू टू अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ, क्या है, सबको पता है कि ड्यू टू dl द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू, मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी यहाँ पर, और स्मॉल ही होगी, स्मॉल लेंथ है तो इसको dB कंसीडर कर लेते हैं। तो dB ड्यू टू dl द dB इज इक्वल टू, आपने फार्मूला पढ़ा है, म्यू नॉट अपान 4 पाई I dl साइन थीटा। अब वहाँ पे थीटा की जगह क्या है, यहाँ पे फाइव, साइन फाइव अपान आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर, इसको भी हम आर ही मान लेते हैं। चलो ये भी डिस्टेंस क्या है, आर, तो आर स्क्वायर ही, कोई दिक्कत नहीं। चलो आर स्क्वायर, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लो, ठीक। यानी कि ड्यू टू डीएल अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन पाई अपॉन आर स्क्वायर। इसमें तो कुछ किया नहीं, आपको पहले से ही पता था, फार्मूला पता था। जहाँ पे थीटा होता था आपने यहाँ पे फाइव कंसीडर कर लिया, और आर, इसको आपने भी आर मान लिया जो डिस्टेंस थी। अरे भाई देखो ऐसे तो था, चलो सबको पता है वैसे। अब आगे देखते हैं। इसके बाद इसे हम, एक चीज और आपको यहाँ से देखना होगा, क्या कि आप देखिए, जैसे ये लेंथ क्या है L, और ये क्या है A। अगर हम L बाई ए, क्या L बाई ए लिखते हैं तो भी क्या होगा, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, ये एंगल क्या है, थीटा है। तो L बाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन। क्या हो जाएगा, टेन। किसी को कोई दिक्कत शायद अभी नहीं होगी। देखिए L बाई ए इक्वल टू क्या हो गया, टेन थीटा। अब इसके बाद यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टेन थीटा। क्या होगा, इंप्लाइज दैट L इक्वल टू ए टेन थीटा। अब एक काम और करो, आपने यहाँ पे लेंथ क्या लिया है, dl, तो आप क्या करोगे, इस L को डिफरेंशिएट कर दोगे ना, तो यहाँ पे लिख दो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड क्या मिलेगा आपको, dl इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dl a tan थीटा को क्या लिखते हैं यहाँ, ddx ऑफ tan x क्या होता है, sec स्क्वायर x, ये लिखना है sec स्क्वायर x, ये क्या है थीटा। तो dl की वैल्यू क्या आ गई आपको, a sec स्क्वायर थीटा। आप इक्वेशन नंबर इसको 2 कंसीडर करो, ठीक। अब एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या है। देखिए ड्यू टू dl स्मॉल लेंथ ऑफ वायर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, इसको इतना पूरा लिखना होगा, नहीं तो इतना ही लिखो, यानी कि छोटी लेंथ, छोटी लंबाई dl के द्वारा
किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे लिखो, हिंदी में भी लिख लो, DL के द्वारा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन फाई अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। ठीक, ये किसके द्वारा है? बायोट-सावर्ट्स लॉ के द्वारा, हमें पता है। अब यहाँ पे हम इस फिगर पे अगर अटेंशन करें तो यहाँ पे देखो L अपॉन A इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सबको पता है। तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा? A tan थीटा। तो ये इसको हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पर क्या लेना है? DL, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमें DL मिल जाएगा। तो DL इक्वल टू क्या हो जाएगा? DL इक्वल टू A sec स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ddx ऑफ tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x होता है। ठीक, इसको आपने क्या किया? इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लिया। अब जरा इसके आगे देखते हैं। ठीक, इसके आगे आपने DL इक्वल टू निकाल लिया, DL की वैल्यू आ गई। ठीक, अच्छा सॉरी, एक चीज़ यहाँ पे जो एंगल मैंने आपको बताया था ये थीटा मैंने कह दिया था, लेकिन ये देखो ये स्मॉल एंगल है तो ये डी थीटा होगा, और ये जो एंगल है ये होगा थीटा, ये थीटा और ये डी थीटा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बीटा, और ये होगा क्या? अल्फा। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं। देखिए अब आपको पता है, आपको DL की वैल्यू मिल गई। अब एक चीज़ और पता है आपको, फाई की वैल्यू। यहाँ से देखो फाई की वैल्यू, तो फाई की वैल्यू आपको क्या पता है? फाई इक्वल टू देखो 90 माइनस थीटा, आप लिख सकते हैं। देखिए नाउ फाई इक्वल टू 90 माइनस थीटा अकॉर्डिंग टू फिगर। अब फाई इक्वल टू ये है, तो अब आप साइन फाई इक्वल टू क्या लिख सकते हो? देखिए सो साइन फाई, यहाँ पे आके साइन लगा दो, इक्वल टू फिर हो जाएगा ये साइन, यहाँ भी साइन लगा दो 90 माइनस थीटा। अब साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? आपको पता है, कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आप इसको भी कोई एक इक्वेशन सपोज कर लेना, कुछ भी मान लो 1 2, शायद 2 बने थे, इसको 3 है। फर्स्ट हाँ, DL वाला जो आप निकाले थे, DL इक्वल टू A सेक स्क्वायर थीटा, वो इक्वेशन 2 कंसीडर कर लो। अब इसके आगे फाई इक्वल टू 90 माइनस थीटा, सो साइन फाई इक्वल टू हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, आप इसी को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो कॉस थीटा आपको पता है, कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से देखो कॉस थीटा, ये वैल्यू आर है, ये आर है और ये ए है। अब इसकी वैल्यू आप पुट कर दो, ए बाई आर। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बाई आर। देखो इस ट्रायंगल से देखो, आर और ये 90 डिग्री। आपको पता है, सबको पता है कॉस थीटा किसे कहते हैं? आधार बटे कर्ण। बात समझ आई? देखिए ए आपका आधार और ये सबसे लंबी भुजा कर्ण हो गई, तो आधार बटे कर्ण यानी कॉस थीटा इक्वल टू ए बाई आर। अब इसके बाद यहाँ से आपको क्या मिलेगा? आर की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। अच्छा देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है ऐसे, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इज इम्प्लाइज दैट आर इक्वल टू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से चलो, अब एक स्टेप शार्ट मत करो, वैसे ही चलने दो। देखो आप एक चीज़ और देख लो, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात छोड़ दो, नहीं तो फिर वही लेके आओगे। आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो? 1/sec थीटा। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1/sec थीटा। यहाँ पे लिख लो फार्मूला, कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा। तो इसको आप लिख सकते हो 1/sec थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन आर। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? इम्प्लाइज दैट
आर इक्वल टू ए सेक थीटा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सेक थीटा। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 कंसीडर करें। अब देखिए इक्वेशन 2 में डीएल की वैल्यू यहाँ पे लिखोगे, आप कैसे लिखोगे, आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ डीएल, डीएल की वैल्यू निकली थी और किसके निकली है एंड आर, या ऐसा लिखो, आपने जितनी कुछ भी वैल्यू निकाली है पुटिंग दीज वैल्यू, ऐसे लिख दो, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। ठीक, आपने फाई की भी वैल्यू निकाली है और डीएल की भी वैल्यू निकाल ली और आर की भी वैल्यू निकाल ली। अब इक्वेशन 1 आपका क्या था आपको पता है, बी इक्वल टू वाई डी एल साइन फाई अपॉन आर स्क्वायर। तो आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको मिलेगा क्या, देखिए डी बी इक्वल टू आप लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, डी एल की वैल्यू आपने निकाला ए सेक स्क्वायर थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू अभी आपने निकाल लिया ए सेक थीटा, तो आर स्क्वायर आप क्या लिखोगे ए स्क्वायर सेक स्क्वायर। ठीक, किसी को कोई डाउट, सभी वैल्यू आपने पुट कर दिया इक्वेशन 1 में, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कॉस थीटा अपॉन ए सेक स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हो, कुछ सॉल्व होगा, हाँ होगा, तो चलिए देखिए इसको आप लिख सकते हैं कुछ ऐसे अलग अलग करके, आई अपॉन, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, यहाँ एक ये तो बचेगा ही, आई अपॉन ए, फिर क्या बचा कॉस थीटा डी, कितना बचा, ये आ गई किसकी वैल्यू डीवी की। डीवी क्या है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल लेंथ ऑफ वायर, यही है डीवी। इतना पता चला, यानी कि इतनी लंबाई की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो कितना है डीबी, तो यही है डीबी की वैल्यू। डीबी इक्वल टू क्या आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए कॉस थीटा डी थीटा। अब हमको पूरे इस वायर के द्वारा ए बी के द्वारा कितना मैग्नेटिक फील्ड बना पी पर ये निकालना है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, सबको पता है क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। यहाँ पे लिखिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, आप इसको भी इक्वेशन कंसीडर कर लो कुछ 5। चलो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दें तो हमको इस पूरे वायर के द्वारा कितना मैग्नेटिक फील्ड पी पर बन रहा है ये पता चल जाएगा। तो इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी इज इक्वल टू क्या आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। वैसे देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू। चलो कांस्टेंट है तो हम इसको बाहर ले लेते हैं, थोड़ा 1-2 स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है वैसे इसलिए कर रहे हैं, नहीं तो ना करते।
आई अपॉन ए, ये इतना तो कांस्टेंट टर्म हुआ, बचा क्या, कॉस थीटा डी थीटा। अब ये कॉस थीटा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा, ये क्या होगा, सबको पता है क्या होता है, क्या होता है, अरे साइन थीटा होगा, ठीक। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा तो क्या आएगा, साइन थीटा, साइन थीटा। अब एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये एंगल यहाँ से देखो अल्फा और ये बीटा फॉर्म हो रहा है ना, तो यहाँ पे लिमिट ले लेंगे, एक तरफ अल्फा एक तरफ बीटा, तो लिमिट ले लेंगे तो हम यहाँ पे लिमिट भी लिख देंगे ऐसे, अल्फा और बीटा। अब अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, अब इंटीग्रेशन हो गया डी बी, अब ये बचा बी, क्या हो गया बी, अब ये क्या हो जाएगा बी, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। देखो इसको अगर आप खोलोगे तो आप ऐसे लिखोगे, साइन थीटा की जगह क्या आप लिखोगे, बीटा, साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, एक इक्वेशन आपको ये मिला, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी, बात समझ में। अब लेकिन अगर आपको फार्मूला बनाना है तो क्या करना होगा, चलो पहले इतना समझ लो फिर बताते हैं। देखिए यहाँ पे इमेजिन आपने किया, इमेजिन नहीं देखा है, बाय द फिगर, फ्रॉम फिगर फाई इक्वल टू क्या है, फाई इक्वल टू 90 माइनस थीटा, सो साइन फाई इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 3, कॉस थीटा इक्वल टू, यू नो अबाउट ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा आप जानते हो कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, ए अपॉन आर, तो 1 अपॉन सेक थीटा इक्वल टू ए बाई आर इज इम्प्लाइज दैट आर इक्वल टू ए सेक थीटा। क्वेश्चन नंबर 4 आपने कंसीडर कर लिया। अब क्या करोगे, आप जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ में जो वैल्यू आपने पाई है उसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो फिर क्या मिल जाएगा, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कॉस थीटा अपॉन ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, यहाँ से देखो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे ए सेक स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या ए, तो यहाँ से डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। अब बाकी क्या बचा, कॉस थीटा और डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा, ये आपको मिल गया इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 5। अब ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डी एल लेंथ ऑफ वायर, यहाँ पे लिखना चाहो लिख लो, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र डीएल लेंथ के कारण, डीएल लेंथ, डीएल लंबाई के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए कॉस थीटा डी थीटा। अब क्या करो आप, पूरी ए टू बी लंबाई के द्वारा कितना चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है उसको निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना होगा, तो इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिखेंगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए, इंटीग्रेशन लिमिट ले लेंगे कहाँ से, अल्फा टू बीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब आगे आप सॉल्व करोगे, ये क्या हो जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए साइन थीटा लिमिट अल्फा टू बीटा। आप सॉल्व कर लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, ठीक। अब इसके आगे हम देख लेते हैं कि अगर ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का, इतना ऐसे ऐसे इनफाइनाइट लेंथ का, तब फिर क्या करेंगे, देखो अगर ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का है तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं अल्फा और बीटा, ये फिर क्या हो जाएंगे, पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री, बीटा इक्वल टू भी 90 डिग्री होगा और अल्फा इक्वल टू भी 90 डिग्री होगा फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ऐसा आप लिख दो। तब इसको देखो डिलीट करके फिर देखो क्या मिलता है इक्वेशन, अब देखते हैं आपको आगे क्या मिलता है।
तो सिंपल सा आपको यही पुट करना है, साइन बीटा की जगह क्या, साइन 90 और साइन अल्फा की जगह साइन 90, बाकी कुछ नहीं। तो बीटा इक्वल टू बी इक्वल टू सॉरी बीटा बोल देता हूँ, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए इन ब्रेकेट साइन पाई बाई 2 माइनस साइन, अब एक चीज़ और याद है ना, ये नीचे की तरफ एंगल बनाया ना अल्फा, तो साइन माइनस पाई बाई 2 लिखोगे, क्या लिखोगे, माइनस पाई बाई, ठीक। अब देखो साइन 90 की वैल्यू क्या होगी 1, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए, इसकी वैल्यू 1 माइनस माइनस 1 1 1 2, आगे क्या हो जाएगा, यहाँ आप लिख सकते हो म्यू नॉट अपान 4 पाई, अब यहाँ लिख लेंगे यहाँ पर क्या 2 आई अपान ए, ये हो गई आपके मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। अब इसको भी आप इक्वेशन नंबर कुछ भी मान लेना, ये मैं लिख दे रहा हूँ, जो भी आगे हो नेक्स्ट करके लिख लेना, ठीक, सिंपल है। साइन 90 माइनस साइन माइनस 90, तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1 1 माइनस 1 यानी कि 2, म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 आई अपान ए, ये आपका क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। और भी इसी तरह से आप चाहो तो स्क्वायर का निकाल सकते हो, स्क्वायर के लिए क्या फार्मूला होगा वो भी निकाल सकते हो, ट्रायंगल के लिए क्या होगा वो भी निकाल सकते हो, हेक्सागोनल के लिए क्या होगा वो भी निकाल सकते हो। अब लेकिन अब सारा डेरिवेशन करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए हम सबका सिर्फ फार्मूला लिख दे रहे हैं 2-3 का, कि अगर स्क्वायर होगा तो उसके लिए क्या फार्मूला बनेगा, अगर ट्रायंगल होगा तो उसके लिए क्या फार्मूला बनेगा, तो आप सिर्फ फार्मूला लिख लो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो यूज होंगे। तो एक बार सिर्फ फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, उसको आप लोग तो देखिए, फार स्क्वायर यानी कि वर्ग के लिए जब वर्ग जैसी आकृति हो तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, बी एट सेंटर ऑफ स्क्वायर, इसके लिए फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, ये क्या होगा, यहाँ देखो 3 इक्वल टू म्यू नॉट अपान पाई 8 रूट इंटू आई अपान यल, और व्हाट इज यल, यहाँ पे देख लो, अगर ये इसकी लेंथ क्या है यल, ये सारी लेंथ यल स्क्वायर में सभी बचा बराबर, तो सबको पता है, ठीक। अब अगर कोई ट्रायंगल हो, ट्रायंगल त्रिभुज के लिए, त्रिभुज के लिए चुंबकीय क्षेत्र बीटा म्यू नॉट अपान 4 पाई 6 आई अपान यल, व्हाट इज यल इज लेंथ ऑफ ट्रायंगल सॉल्व। अब इसके बाद कोई अगर हेक्सागोनल शेप हो तो फार हेक्सागोनल शेप, हेक्सागोनल के लिए चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, समखंडभुज के लिए क्या, खंडभुज, इसके लिए यहाँ पे लिख देना, चलो हो गया। तो चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई 4 रूट इन 3 आई अपान यल,
अब एक और जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे लिखना मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप, ऑफ करंट कैरिंग लूप क्या होगा? देखिए, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।